हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 36 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल और मॉडिफिकेशन फैक्टर यानी कि केटी की वैल्यू के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड आपके पास कौन सी कंडीशंस होती हैं, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आप जो है केटी की वैल्यू यानी कि मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू ग्राफ में से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे कि हाउ टू फाइंड मॉडिफिकेशन फैक्टर वैल्यू यानी कि केटी की वैल्यू, तो वहां पर आपको काफी वीडियोस मिल जाती हैं। यहां पर कि आपको क्लियरली बताया नहीं जाता कि आप केटी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वहां पर जो है काफी सारे जो है मेथड है केटी की वैल्यू फाइंड करने के एक ग्राफ में से। जो मुझे क्विक मेथड लगता है मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अच्छी तरीके से जो है क्विकली कैसे केटी की वैल्यू फाइंड कर पाओगे एक पर्टिकुलर ग्राफ से, जो कि हमारे आईएस कोड 456/2000 में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। डिफ्लेक्शन कंट्रोल। डिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होगा, कई बार आपने देखा होगा कुछ बीम जो है नीचे की तरफ झुक जाती हैं फोर्स की वजह से, वो बेंड हो जाते हैं बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो उस बीम के नीचे बेंड होने को ही हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन कंट्रोल के जहां पर हम जो है कंसेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं कि आप डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ बीम्स, जो भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन आती है हमारे बीम में जनरली वी अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड एज बिलो। जहां पर हमारे पास जो कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू है, वो रेशियो हमारे जो बीम का, जब हम एक बीम को डिजाइन करते हैं उस रेशियो से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन रेशियो के बारे में जानते हैं। फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, सबसे पहले हम जानेंगे अगर हमारा स्पैन जो है 10 मीटर से कम है। अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन 10 मीटर से कम है, तो हमारे स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है, यानी कि यहाँ पर हम स्पैन की जो लेंथ है हमारे पास वो लिखेंगे, नीचे इफेक्टिव डेप्थ लिखेंगे, जो हम बीम डिजाइन कर रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 7 या फिर इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन की वजह से हमारा कैंटिलीवर बीम फेल हो सकता है। सिंपली स्पोर्टेड के लिए हमारा जो रेशियो है 20 और कंटिन्यूस बीम के लिए 26 रेशियो है हमारा यहाँ पर। इन सभी से जो है हमारी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इनसे कम होनी चाहिए जब भी हम एक बीम या फिर सिंपली स्पोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम या फिर कैंटिलीवर बीम जो है डिज़ाइन करते हैं। दूसरा केस हमारा यहाँ पर होता है फॉर स्पैन अबव 10 मीटर। अगर हम जो है ऐसा स्पैन या फिर बीम को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करेंगे, दी वैल्यूज इन 1, यानी कि ये वैल्यूज जो है 1 में, ये वैल्यू जो है मे बी मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई स्पैन। यानी कि अगर हम जो है एक सिंपली स्पोर्टेड बीम बना रहे हैं 12 मीटर का, तो वहाँ पर हम जो है 10 को 12 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम जो है यहाँ पर देखेंगे। अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो 20 के साथ हम जो है इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी, मैक्सिमम जो है उनका रेशियो आ जाएगा स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का। इस केस में अगर 10 मीटर से ज़्यादा हमारी लेंथ है, इस केस में जो हम इस तरह से जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू से ज़्यादा हमारा जो है यहाँ पर रेशियो नहीं होना चाहिए स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का इन मीटर्स, एक्सेप्ट फ्रॉम कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम में इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। कैंटिलीवर बीम हमेशा 7 ही रहेगा, इसका जो है रेशियो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकियों में जो है आप 10 मीटर से अगर ज़्यादा का जो है स्पैन बना रही हो तो यहाँ पर रेशियो इंक्रीज हो जाती है, जो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया। यहाँ पर हम देखेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर, यानी कि मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, इसे हम KT से डिनोट करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट जो वैल्यू बताई है उसमें भी वो वैल्यू जो है इंक्रीज की जाती है। वो वैल्यू जो है डिपेंड करती है आप कौन सी जो है स्टील यूज़ कर रहे हो टेंशन में। अगर एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की बात करें, अगर आप सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी रिइंफोर्समेंट सिर्फ टेंशन में यूज़ होती है, कंप्रेशन जोन में नहीं यूज़ होती। तो उस केस में आप कौन सी स्टील टेंशन जोन में यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि जो आपकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए रेशियो हमने लास्ट देखे, वो रेशियो को आप जो है कितना और मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जितनी मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा उसे हम जो है इनटू कर देंगे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी वैल्यू ऑब्टेन की थी, जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ और स्पैन का रेशियो था उसे इनटू करके और भी जो है हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल के वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखें डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द टाइप ऑफ स्टील फॉर टेंशन एनफोर्समेंट, एरिया और टेंशन एनफोर्समेंट पर डिपेंड करता है 1 और 2 की वैल्यू हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर हमारा जो ग्राफ। इस ग्राफ की अगर बात करें जहाँ से हम जो है मॉडिफिकेशन फैक्टर को फाइंड करेंगे, जे ग्राफ आपको जो है IS कोड यानी कि IS 456/2000 में मिल जाएगा पेज नंबर 38 पर फिगर नंबर 4 पर। तो इसमें हमें जो है क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर हमें परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि हमें यहाँ पर PT की वैल्यू चाहिए होती है और मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको पता है KT होता है, इसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप जो कर्व देखोगे, ये कर्व जो बनी हुई है, ये FS की वैल्यू है। FS को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, FS के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.58 FY यहाँ पर हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, चाहे हम टेंशन रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो या कंप्रेशन जोन में यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पर आएगी। और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, जितना हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए स्टील का वो बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जो हमने प्रोवाइड किया है वो आएगा। इसे हम सोल्व करके FS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। FS की वैल्यू होती है FS इज स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी। इसकी मदद से जाने कि PT की वैल्यू और FS की वैल्यू से हम जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ पे आप जो है मॉडिफिकेशन फैक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर अगर हम देखें तो मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करने के इस ग्राफ की मदद से बहुत से मेथड होते हैं। यहाँ पर मैं कौन सा मेथड जो है यूज़ करता है मैं वो आपको बताऊंगा। ये मेथड काफ़ी क्विक है और एक्यूरेट भी है। इस मेथड से आप जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से जो है मेथड हो सकते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई और मेथड पता है। लेकिन जो मैं यहाँ पर मेथड यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी आसान और क्विक मेथड है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये है हमारे पास ग्राफ। सबसे पहले हम केस लेते हैं, अगर हमारे पास जो है PT की वैल्यू 1.0 है यानी कि 1.0% है, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। FS की वैल्यू हमारे पास आ गई 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस केस में हम KT की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे PT की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम ग्राफ में नीचे देखें तो IS कोड में हमारे पास होता है 0, 0.4, 0.8। तो अगर इसके बीच वाला जो हम लाइन देखें, इसके बीच की लाइन, तो ये हमारे पास जो है 0.2 का गैप दे देकर जो है जहाँ पर जो स्क्वायर बनाए गए हैं, अगर यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0.4 है तो इसके बीच में वाली जो लाइन होगी जो वो होगी 0.2। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें स्पेस तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 0.1, 0.2, 0.2 और 0.4 के बीच में वैल्यू जो है जो मैंने लाइन लगाई हुई है जो ब्लू कलर की, इसकी वैल्यू होगी 0.3। आप ऐसे जो है इससे जो है मॉडिफाई कर सकते हो ग्राफ को अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर PT की वैल्यू हमारे पास है 1.0%। तो यहाँ पर 1.0% यानी कि 1% कहाँ है, यहाँ पर हमारा जो है 1% आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ को, और ऊपर हमें कहाँ रुकना है उसके लिए हमें FS की वैल्यू चाहिए। FS की वैल्यू यहाँ पर है 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 190 की कर्व यहाँ पर हमें मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर जो है हमारी वैल्यू है उसकी कर्व नीचे है, तो 190 की कर्व नीचे हुई। तो यहाँ से हम जो है इस कर्व को देखेंगे, 1 हमारा जो यहाँ पर PT की वैल्यू है J यहाँ से जा रही है ऊपर और 190 की कर्व यहाँ से आ रही है। तो ये कहाँ पर मिले, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से हम इस तरफ को जाएंगे अगर बिल्कुल पैरेलल, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1.2 वैल्यू आ रही है, यानी कि KT की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी 1.2। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू थी, 1 भी हमारे पास यहाँ पर मिल गया, हमें 0.9 की कर्व भी यहाँ पर मैच कर गई। इन द केस ऑफ अगर क्या हो, अगर हमारे पास PT की वैल्यू 0.48% हो और FS की वैल्यू 205.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो इस केस में हम जो KT की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो मेथड देखते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी वैल्यू इस तरह से जो है बिल्कुल इंटरसेक्ट कर जाएंगी, आपको जो है रैंडम वैल्यूज मिलेंगी अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो यहाँ पर हम PT की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले PT की वैल्यू अगर आप देखोगे 0.48 है, यानी कि अगर हम इसमें 0.02 और ऐड कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 0.5। तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे ग्राफ में 0.5 हमारा कहाँ आ रहा है, 0.4 और 0.6 के बीच में यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है, यानी कि इस स्क्वायर का आधा जो होगा वो होगा 0.5। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को ले लिया और ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम।
जहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एफएस की वैल्यू है 205.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कर्व में 205.5 न्यूटन पर एम एम की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, 190 और 240 के बीच में ही आपकी जो है ये जो है 205 वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं। अगर हम देखें तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों कर्व को जो है ट्रैक करोगे। यहाँ पर जे कर्व जो है हमारे इस लाइन से जो है यहाँ पर मैच कर रही है और जो 190 की कर्व है वो यहाँ पर मैच कर रही है। अभी आप क्या करोगे कि इस कर्व का बीच का जो डिस्टेंस है आप एक किसी भी स्केल की मदद से जो है यहाँ पर मेजर कर लीजिए। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मेरी 1 सेंटीमीटर आ गई। मैंने स्केल को जो है अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सीधा रख के यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस जो है नाप लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे 240 माइनस 190 कितना होता है। ये हमारे पास आ गया 50 यहाँ पर आ गए, यानी कि 240 और 190 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 50 वैल्यू है। यहाँ पर 240 से माइनस 290 करें तो 50 आ गए। 50 को हम जो है 1 सेंटीमीटर के साथ जो है डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को 50 यानी कि अगर हम जो है 1 सेंटीमीटर को 5 भाग में बांटेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2 mm के जो है यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं, 10 mm को आप जो है यहाँ पर अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ गया 2 mm। 2 mm के यहाँ पर आप जो है गैप के आप यहाँ पर डिस्टेंस लगा लीजिए। हमने जो है 10 mm को 5 से डिवाइड किया, 2 mm आया, तो 2 mm में अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे 10 न्यूटन पर mm यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2 mm आगे बढ़ेंगे तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर 190 का साइन लगाया, यहाँ पर हमने जो इसे मार्क किया। हम 2 mm आगे बढ़े स्केल की मदद से तो यहाँ पर हमारे पास 200 वैल्यू आ गई, और 2 mm आगे बढ़े तो यहाँ पर 210 आ गई, और 2 mm आगे बढ़े तो 220 आ गई, और 2 बढ़े तो 230, और लास्ट में 240। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू थी ही पहले। ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने जो है इसे बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लिया है। जहाँ पर अगर आपके पास मान लो कि 5 जो है mm यहाँ पर वैल्यू आती है इन दोनों का डिस्टेंस, तो आप 5 को जो है 50 से डिवाइड करोगे, यानी कि आपको जो है 5 भागों में बांटना है, यानी कि 10-10 न्यूटन के आपको जो है 5 भाग लेने हैं। तो 5 mm को जो है आपने 5 से डिवाइड किया तो 1 mm आया। 1 mm के आपके पास 10 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप जो है इसके 5 जो है हिस्से 1-1 mm के कर देना। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमने माना है तो यहाँ पर हमने 2-2 mm की यहाँ पर 5 हिस्से किए। अभी हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू जो है वो 205.5 है, तो यानी कि 200 और 210 के बीच यहाँ पर वैल्यू होगी। हमने रैंडमली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सेंटर लिया, इसका सेंटर से बिल्कुल यहाँ पर जो है हमने सीधी लाइन लगाई तो जे 1.4 से थोड़ी सी ऊपर चलेगी। यहाँ पर हम जो है आप ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं लेते हैं। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर 1.2 वैल्यू है, 1.4 यहाँ पर वैल्यू है, इसके आधे में हमारे पास 1.3 होगी वैल्यू। तो हम इन्हीं वैल्यू को लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे हम 1.45 ले लेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जहाँ पर हमारे पास लाइन आई तो इसके नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो हम देखेंगे, इसके करीब कौन सी वैल्यू है, नीचे 1.4 है, तो यहाँ पर हमने 1.4 kT की वैल्यू यहाँ पर ले ली। ये बहुत सिंपल मेथड है जो कि मैं सिंपल ट्रिक अपनाता हूँ, जो क्विक मेथड है KT की वैल्यू फाइंड करने का। इसके अलावा भी बहुत से मेथड हो सकते हैं, वो भी आप जो है अपना सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास जो है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, अगर आप डबली रेनफोर्स्ड जो होगा बीम उसे आप जो यहाँ पर अगर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको इस ग्राफ में से भी फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी वैल्यू को। ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करना। यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू पता है, जैसे 2 है तो 2 से सीधे आप जाओगे, यहाँ पर जो कट होगी वही वैल्यू सीधे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो आपकी वैल्यू होगी मॉडिफिकेशन फैक्टर की। रेशियो ऑफ बैब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ, जो हमारे जो है फ्लैंज बीम होते हैं उसमें बैब की विड्थ के अकॉर्डिंगली अगर आपको रिडक्शन फैक्टर लेना है, यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर की बात है तो आप इस ग्राफ की मदद से ले सकते हो। जो काफ़ी जो है रेयर 2 यूज़ होते हैं, हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में यूज़ करते हैं सिंपली जो है वो पहले वाला ग्राफ जो मैंने आपको बताया टेंशन रेनफोर्समेंट वाला। उसके अलावा उससे कम यूज़ होता है जे वाला। जे तो आपका बहुत ही रेयर केस होगा यहाँ पर यूज़ होगा।
मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।